हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने हमारे आती भाग 2 के पाठ 2 नए राजा और उनके राज्य के आधे हिस्से को पढ़ा। आज हम आधे हिस्से चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र से आगे को पढ़ेंगे। तो ये चोल राज्य दिया है। चोल राज्य परिवर्तनशील सीमाएं हैं। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मोटरयार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, उनके अधीन थे। वो उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मोटरयारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया और इसके उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उनका राज्य अपने क्षेत्रफल और शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इसके हिस्से बन गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया, प्रशासन का पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा, गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया और एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, शिल्प उत्पादन के केंद्र बने और यहाँ पर कई सारे जो कार्य थे वो अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए। मंदिर शासक और अन्य लोग जो थे वो इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर। अब ये जो मंदिर है दिखाया है, ये गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। संगीतकार, नर्तक सभी संपन्न होते थे इससे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के केंद्र नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। मंदिरों के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्टता कांस्य प्रतिमाएं, कांस्य की प्रतिमाएं। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की और कुछ भक्तों की भी होती थी। तो ये एक प्रतिमा दिखाई है, ये एक चोल कांस्य प्रतिमा। तो कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियों में कृषि के नए विकास हुए थे और मानचित्र में हम देखते हैं कावेरी नदी बंगाल की खाड़ियाँ मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाएं बढ़ जाती है। शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, यानी कि किनारे को बाहर को निकालती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है और ये शाखाओं का पानी विशेषतः चावल की खेती के लिए जो नमी चाहिए होती है वो देता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे समय कृषि पहले विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी के आकर ही इस इलाके के बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया गया और जमीन को समतल किया गया। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। अब ये दिखाया है, देखिए 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार है ये। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था, जिससे पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार जो है वो एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है, तो इससे रोका जाता होगा। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कहीं कुएँ खोदे गए, कहीं बारिश के पानी को इकट्ठा करके सरोवर बनाए गए। और सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और तय करना पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इसमें सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन में किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गाँव के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण था। कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, रैयार, प्रधान जैसी उपाधियां दी और केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियाँ मिलती हैं। वेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव, ब्राह्मण को उपहार में दी गई। शालाभू, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए। देवदान तिरुनमटुक्कनी, मंदिर को उपहार में दी गई। पल्लिचंदम,
जैन संस्थानों को दान में दी गई। तो ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेह प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियाँ बसी। प्रत्येक ब्रह्मदेह की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी और इनके निर्णय जो होते थे वो शिलालेखों में मंदिर की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का विस्तार पूर्वक वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने को कहा जाता था। तो अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए था जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, यानी सरकार को टैक्स देते हैं, कर देते हैं। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 होनी चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा तो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंध में खाते जमा नहीं कराए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम का एक उदाहरण। अटनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों में आटा पड़ा पुलाया, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरी हुई झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियाँ झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारुदू पेड़ों की छाया में मजदूर ने बच्चे को चमड़ी की चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ पटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बाँग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्षों की छाया में फैलती थी। तो वर्णन किया था उन लोगों का कैसे रहते हैं। अभी अन्यत्र कहीं और के बारे में बताया गया है। तांग वंश के युग का चीन। तांग वंश राजवंश था एक जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1191 तक कायम रही। अब हम फिर से याद करें, इसको करेंगे तो एक जोड़े बनाओ। गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान, राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन, पाल बंगाल, चोल तमिलनाडु। अब हम इनके प्रश्नों को देखेंगे।